हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग सीटेट रिलेटेड टैग वर्ड को डिस्कस करेंगे। ये जो आपका टैग वर्ड है ये ऑल सब्जेक्ट के पेडागोजी प्लस सीडीपी इन दोनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लोग को बहुत इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए सीटेट में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो एक तो आपके एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है, एक आपके कहाँ से आएंगे एनसीईआरटी से, और प्लस कहाँ से आएंगे बच्चे से क्वेश्चन आएंगे, कह सकते हैं चाइल्ड से। ठीक है, एक आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, जैसे पेपर 1 की बात कर ले तो मैथ में आपका मैथ के एनसीईआरटी से आएगा, ईवीएस का ईवीएस एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सीडीपी हो गया तो सीडीपी में ही आपका हेल्प करेगा, और इसके बाद लैंग्वेज का पेडागोजी हो गया, वहां भी हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं पेपर 2 की, तो वहां देखिए वहां पर भी आपके अगर सोशल से बात करें तो वो भी एनसीईआरटी से आता है, साइंस की बात करें एनसीईआरटी से आएगा, मैथ की बात करें एनसीईआरटी से आएगा, और बाकी जो पेडागोजी होते हैं वो कहाँ होते हैं रिलेटेड, तो बच्चे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कंटेंट तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, हम लोग बच्चों के बारे में यहाँ जानेंगे। बच्चे से रिलेटेड वो कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, बच्चा यहाँ सबसे ऊपर रहेगा, आपका भगवान का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जानना है कि हमें बच्चे के लिए क्या करना है और बच्चे के लिए क्या नहीं करना है। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन है कि बच्चे के लिए क्या करना है तो वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा कि हाँ ये बच्चों के लिए हमें करना है, और जो चीजें हमें बच्चों के से रिलेटेड नहीं करनी है तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बच्चों के रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब तो अगर पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो हम वहां पर पॉजिटिव टैग वर्ड का ऑप्शन में ढूंढेंगे। ठीक है, कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड आपको इसमें से मिल जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर वही पूछेगा कि हमें इसमें से क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या कौन किससे घाटा है, मतलब निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो उस समय हमें निगेटिव टैग वर्ड को ढूंढना होगा और वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, समझ गए। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो हमें पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है, अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तो हमें निगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है, जो आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, एक आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, एक बच्चों से ही रिलेटेड आपका पेडागोजी का पोर्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें बच्चों से रिलेटेड कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जो भी चीजें हैं, अभी आपने देखा कि जो भी चीजें हैं या बच्चा से रिलेटेड है, यानी कि जो चीजें आप पढ़ेंगे सीटेट में या फिर अदर टीचिंग एग्जाम में वो सभी आपके बच्चा से रिलेटेड है। बच्चा आपका सेंटर्ड में है, यानी कि सभी चीजें आपका चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक बात करें पाठचर्या आपकी जो कह रहा है आपका बुक कह रहा है वैसे हम ले चलेंगे, या फिर जो टीचर कह रहा है बच्चे वो चीजें मानेंगे, तो नहीं। इस वक्त क्या है, बच्चा इस वक्त आपका क्या है, सेंटर में, और सभी चीजें बाहर है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी देखिए अगर कहीं ऑप्शन में आपका चाइल्ड सेंटर दे तो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा। हमें कभी भी टेक्स्ट बुक सेंटर या टीचर सेंटर पर, यानी कि कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक या शिक्षक केंद्रित, ये जो वर्ड आपके अगर ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन देखते ही आप काट दीजिएगा। यानी कि ये जो निगेटिव टैग वर्ड है ये ऑप्शन को गलत करते हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड आपके ऑप्शन को सही करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें बच्चे को क्या देना है, अवसर देना है, अपॉर्चुनिटी देना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, इंकरेज करना है। ठीक है, हमें बच्चे को क्या करना है, बच्चे को हमें सजा नहीं देनी है, बच्चे को हमें डराना नहीं है, बच्चे में भय उत्पन्न नहीं करना है, साथ ही साथ हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चा कोई काम करना चाह रहा है तो ऐसा नहीं कह देंगे तुमसे नहीं होगा, हटो तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं। हमें कोई भी चीजों के लिए बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। तो हतोत्साहित अगर वर्ड ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की हमें उपेक्षा नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है, क्रमीकरण नहीं करना है, पृथकीकरण नहीं करना है, नामांकित नहीं करना। नामांकित का मतलब क्या बोले कि हमें बच्चों को लेबलिंग नहीं करना। लेबल की बात करें तो देखिए कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा आंखों से देख नहीं सकता तो टीचर क्या बोलता है, ए अंधा लड़का इधर आ, तो हमें इस तरह से बच्चों का नाम नहीं करना है। मान लेते हैं कोई बच्चा पैर से विकलांग है, चल नहीं पा रहा, तो कोई कैसे बोलता है, लंगड़ा है छोड़ दो ये वगैरह, तो हमें बच्चों को नाम नहीं देना। मान लेते हैं कोई बच्चा किसान का है, रिक्शे वाले का है, या फिर अमीर घर का लड़का है, तो कैसे बोलता है लोग अमीर ज्यादा का बेटा है। तो ये जो वर्ड है ना, लेबलिंग करना, हमें बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी है। बच्चे को हमें डराना नहीं है, पनिशमेंट सजा नहीं देना है। इसके बाद डिस्करेज, हमें हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को किसी काम के लिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना, दो बच्चों में आप तुलना नहीं कर सकते हैं कि तेज है और ये हमेशा भोदा रहेगा। ठीक है, तो दो बच्चों में हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीजों को हमें इग्नोर भी नहीं करना है। बच्चों को रैंकिंग नहीं देना है, सेग्रीगेशन नहीं करना है, पृथकीकरण बच्चों को नहीं करना है कि कुछ किसी का अलग ग्रुप बना दो, किसी का अलग बना दो, और बच्चों का लेबलिंग नहीं करना। हमें बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, तो बच्चों को हमें अवसर देना है, हर चीज बच्चों को करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, याद है, समझ में आया।
फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि होलिस्टिक और ऑलराउंड डेवलपमेंट एक्टिव, ये वर्ड देखिए बच्चे को हमें इस तरह से शिक्षा देना है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट हो, जैसे कि बच्चों का आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और ये विकास कैसे होगा, जब बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है, यानी कि बच्चा जब सक्रिय रहेगा। तो बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा सक्रिय अवस्था में रहेगा या निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, या फिर सक्रिय और निष्क्रिय दोनों अवस्था में रहेगा। तो याद रखिएगा बच्चे को हमेशा सक्रिय अवस्था में रहना है, एक्टिव रहना है। बच्चा जब तक एक्टिव नहीं रहेगा वो चीजों को स्वयं से कैसे करेगा, ठीक है, जब स्वयं से करेगा ही नहीं तो उसे अवसर कैसे देगा, अवसर नहीं देंगे तो बच्चों को हम किस चीज में प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को एक्टिव मानना है। देखिए कभी भी आपका ऑप्शन में आ जाए ओनली वर्ड आ जाए, या फिर बच्चे को पैसिव मान लिया जाए, निष्क्रिय वर्ड मान लिया जाए, तो ये सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। जैसे कि आपके ऑप्शन में कोई चीज लगा मात्र, ठीक है, या फिर दे दे सिर्फ दे दे, या फिर केवल दे दे, या फिर कहीं कहीं फोकस करता है ज्यादा ही वर्ड पर कि ऐसा ही होना चाहिए, तो जैसे आपका ही वर्ड भी ऑप्शन में दे जाए, या फिर बच्चे को निष्क्रिय मान लिया, तो ये सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शन को गलत करेंगे, ठीक है। अगर ये सभी वर्ड आपके ऑप्शन में है तो उसे देखते ही इसे काट दीजिएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन में मान लेते हैं, 2 ऑप्शन में ये सब वर्ड दिया है तो उसको देखते ही काट देंगे आप, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर इम्पैथी की बात करते हैं और यहाँ पर सिंपैथी की बात करते हैं। इम्पैथी मतलब क्या होता है, समानुभूति, समान अनुभूति, जैसा तुम अनुभव कर रहे हो सेम टू सेम हम वैसा ही अनुभव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समानुभूति, ठीक है। तो ये वर्ड आपको इम्पैथी अगर कहीं दिखे इम्पैथी तो वो आपके वो ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और वही बात करें सिंपैथी सहानुभूति, तो ये ऑप्शन आपके निगेटिव है। देखिए कैसे, ठीक है, जैसे कि मान लेते कोई सपोज कीजिए कि किसी का मान लेते ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मान लेते मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो अब वो रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं है कि बेचारा उसके सामने जाकर हम कहेंगे छोड़ो यार वैसा था वैसा था, हमें उसको क्या होना है, हमें उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाना है कि तुम उसको बेचारा नहीं बनाना, ठीक है। हमें उसके साथ कैसा बिहेव करना है कि देखो यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा होता है, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहे हैं, मतलब ऐसा लगाना है कि हम उसके साथ इंटरेक्ट है, उसके इमोशनल फीलिंग जो है, इमोशन उसको हम समझ रहे हैं, जो ऐसा जैसा वो अनुभव कर रहा है वैसा हम अनुभव कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सेम टू सेम अनुभव हो रहा है, अगर सेम टू सेम, तो वो हो जाएगा समानुभूति, एकदम समान अनुभव हम कर रहे हैं, अनुभूति। सिंपैथी सहानुभूति, उसको सहानुभूति दे रहे, बेचारा लगा रहे कि ऐसा हो गया तुम्हारे साथ वैसा हो गया, ये सब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सहानुभूति नहीं देना है, हमें किसी को भी समानुभूति लेना। इम्पैथी वर्ड दिख जाए जहां तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ह्यूरिस्टिक की बात करें, हमें बच्चों को ह्यूरिस्टिक यानी कि बच्चा क्या करे, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है खोज विधि, ठीक है। डिस्कशन, बच्चा आपस में चर्चा करे, जिसे चर्चा करेगा तो बच्चे में जिज्ञासा आएगा, जिज्ञासा आएगा तो बच्चा क्या करेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा। कनेक्ट टू रियल लाइफ, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कवरी लिखा है, ये भी वर्ड आता है खोजबीन, हमें बच्चों को खोजबीन के थ्रू पढ़ाना, डिस्कवरी मेथड के थ्रू पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें बच्चों को क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाना चाहिए, खोज विधि से, डिस्कशन कराना चाहिए आपस में, बच्चे में जिज्ञासा आए ताकि बच्चा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर पाए, हमें उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, डिस्कवरी मेथड से पढ़ाना है। हमें उसे कैसे नहीं पढ़ाना है, बच्चे के साथ कैसा बिहेव नहीं करना है, तो देखिए हम बच्चे को कभी भी रोट लर्निंग करने के लिए फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। रोट लर्निंग का मतलब क्या है, रट्टा मारना, उसे रट्टा मरवाते रहो, रोट मेमोराइज नहीं करें। जहां जहां आपको ये वर्ड दिखेगा रोट लर्निंग, रोट मेमोराइज या फिर लेक्चर मेथड दिखेगा, बच्चे को कंट्रोल करने की बात दिखेगा, डिफिनीशन मेथड से पढ़ाओ कि जाकर बच्चे को परिभाषा दे दो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या करेंगे, ऑप्शन को निगेटिव बनाते हैं। मेमोराइज मतलब कंठस्थ करना, याद करना। तो देखिए हम बच्चों को ऐसा नहीं करेंगे कि ये चीजें रट के आओ, याद करके आओ, या फिर हम बच्चे के सामने जाकर व्याख्या कर दे रहे हैं, बस तुरंत गए तुरंत पढ़ाए व्याख्या कर दिए, ये वैसे बच्चे को समझ में ना आए, कुछ मतलब नहीं। हमें बच्चों को नियंत्रण नहीं करना है कि आज तुम डिसिप्लिन में क्लास में रहो, बस तुमको डिसिप्लिन में रहना है, उसको नियंत्रित करके नहीं रखना है, हमें बच्चों को खुले छोड़ना है, ठीक है। बच्चों को परिभाषा नहीं देना है कि हाँ इसकी परिभाषा याद करो, आगे जाकर इसकी परिभाषा याद करो, बस परिभाषा पर फोकस नहीं करना है। वेदन और अभ्यास, वही ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार मान लेते हैं आज हमने जोड़ पढ़ाया तो 2 पेज जोड़ दे दे कि जाओ घर से जोड़ करके आओ, इतना ऐड करके आओ, तो ये चीजें हमें बच्चों के साथ नहीं करना है। साथ ही साथ हमें बच्चों को मेमोराइज करते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं स्कूल में पढ़ाते थे तो मेमोराइज ये चैप्टर, मेमोराइज वे चैप्टर, होमवर्क मिलता था, तो जो मेमोराइज वर्ड है कंठस्थ करके आना, ये जो है निगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों के साथ ये सब चीजें नहीं करना। तो ठीक है, मान लेते हैं सपोज करते हैं एक बच्चा है, तो हमें याद रखना है कि हमें बच्चों के साथ कौन सी चीजें नहीं करना है। तो देखिए हमें जो भी चीजें हैं, देखिए बच्चा इंपॉर्टेंट है तो हमें पाठ्य पुस्तक या शिक्षक केंद्रित वर्ड दिखे तो उसे गलत काट दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, चाइल्ड सेंटर। हमें बच्चों को डरा नहीं सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करेंगे कि तुमसे नहीं होगा वैसा नहीं होगा, बच्चों में कंपैरिजन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने फैमिली को ही देखिए। लोग कहता है ना
तो अपने लड़का को छोड़ कहेगा बगल वाला का लड़का देखो कितना तेज है। अपने और दूसरे के पड़ोसी के बच्चे में जो कंपैरिजन होता है तो बच्चा क्या करता है लोग अपना, मम्मी हमको उसका कंपेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे को थोड़ा सा ठेस पहुंचता है कि लोग मेरे ही बारे में, मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। तो फिर जब टीचर भी ऐसा करेंगे तो यही है कि हमें बच्चों के बीच कंपैरिजन नहीं करना है, बच्चों को हमें इग्नोर करनी, बच्चों की गलतियां हो, बच्चा ने कुछ भी हासिल किया तो उन सब चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना, ठीक है। रैंकिंग नहीं देना, सेग्रेशन नहीं करना, लेबलिंग नहीं करनी है, ठीक है। सजा डर भय मैंने लिख लिया हिंदी में ही, कहीं ओनली वर्ड है वो भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को हमें निष्क्रिय नहीं मानना है, बच्चों के साथ हमें सहानुभूति नहीं रखना है, बेचारा वर्ड नहीं लगाना है कि बेचारा पैर से नहीं चल सकता है, हट जाओ, बेचारा के साथ वैसे है, बेचारा के साथ वैसे है, ये वर्ड नहीं यूज करना है, सिंपैथी वर्ड नहीं यूज करना है, ठीक है। हमें बच्चों में रोट लर्निंग नहीं देना है, रोट मेमोराइज नहीं कराना है, लेक्चर मेथड के थ्रू नहीं पढ़ाना है, बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, बच्चों को कोई भी डिफिनेशन याद करने है डिफिनेशन के थ्रू नहीं पढ़ाना है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस बार बार बच्चों को अभ्यास करने के लिए होमवर्क भी नहीं देनी है, ठीक है। हमें बच्चों को कोई भी चीजें मेमोराइज करने के लिए भी नहीं देना है। हमें बच्चों के साथ क्या करना है, तो देखिए बच्चों के साथ क्या करना है, हमें बच्चों को अवसर देना चाहिए, बेटा तुम करोगे, जल्दी कर, मतलब सब कुछ करने के लिए उसे अवसर देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि हाँ ये तुमसे होगा, कोशिश करो दम, तो उसके में हिम्मत आएगा कि हमारे टीचर ने हमसे कहा है कि जरूर होगा, हमें करना है। तो क्या होगा, हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, समग्र विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि सर्वांगीण विकास हो, ठीक है। हमें बच्चों को एक्टिव मानना है कि हाँ वो एक्टिव लर्नर है, बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। देखिए समानुभूति इम्पैथी की बात करें तो हमें उसके साथ समान अनुभूति रखना है, जो बच्चा वो फील कर रहा है वही हम भी चीज फील कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बच्चा खेलते वक्त गिर गया, उसे चोट आई, घुटने में चोट आई, छिला गया, तो अब ऐसा नहीं करेंगे बेचारा गिर गया उठो उठो उठो, ऐसा नहीं, हमें उसे कहना है कि बहुत दर्द हो रहा होगा, है चोट लगता है तो दर्द होता है, हमें भी हुआ था, मतलब उसे महसूस हुआ कि वो जो चीज़ें मेरे साथ हुआ इनके साथ भी हुआ है, मेरे साथ मेरे दर्द को वो क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसके साथ समानुभूति यानी इम्पैथी वाला सिचुएशन लाना है, ठीक है। हमें बच्चों को ह्यूरिस्टिक मेथड से, खोज विधि से पढ़ाना है कि सब बच्चा अपने से भी खोज करके पढ़े, अपने जो भी उसे अनुभव मिला है, पिछला उसको अनुभव मिला है, उससे वो आगे खोजबीन करे और नए चीज़ों को सीखे, ठीक है। इसके बाद बच्चों के बीच क्लास में हमें डिस्कशन भी करवाना है। बच्चों में डिस्कशन कराने से बच्चों में जिज्ञासा आएगी तो बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, समझ सकेगा। देखिए डिस्कशन कराएंगे तो बच्चा उस चीज़ को समझेगा तो उसमें जिज्ञासा है कि हाँ ये चीज़ को हम भी करेंगे, फिर वो अपने रियल लाइफ से क्या करेगा, कनेक्ट कर पाएगा और फिर वो अलग अलग चीज़ों को डिस्कवरी कर पाएगा, खोज पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बच्चों के साथ करना है और ये चीज़ें हमें बच्चों के साथ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें और भी चीज़ें, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब फिर हम दोबारा डिस्कस करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड हर चीज को हमें क्या रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, लचीलापन रखना है, रिगिड यानी कि कठोर नहीं बनना, ठीक है। अगर बात करते हैं माता पिता की, अगर वो बच्चों के प्रति कठोर हो जाता है, बच्चों का रवैया कैसा हो जाएगा, उसे डरे सहमे रहेंगे। तो वैसे ही हमें टीचर को किसी भी चीज में, हर चीज में मतलब कोई भी चीज उसमें कठोर नहीं बनना है, बल्कि उनके साथ हमें क्या करना है, लचीलापन रखना है, ठीक है, ताकि वो लोग अपनी बातें भी शेयर कर सके। देखिए साथ ही साथ ये भी बात करें कि जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक, वो भी लचीला रहना चाहिए। आगे अगर ये बच्चा कल बैठ रहा है तो पीछे वो बच्चा बैठेगा, जो पीछे बैठा वो आगे बैठेगा, टाइम टेबल उनका लचीला होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट लचीला होना चाहिए, उनका जो करिकुलम है वो अब कठोर नहीं होना चाहिए, रिगिड मतलब कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बच्चों के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हें कैसा रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, ना कि रिगिड रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए बच्चों को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग देना है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में मतलब क्या होता है, देखिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या करे, पूछताछ करे, उसे जो चीज नहीं समझ में आ रहा है उसे बच्चा पूछताछ करे। जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं ना, तो पूछते हैं कि मम्मी वो आकाश में जो दिख रहा है गोल क्या है, तो मम्मी बता दो चंदा मामा है, वो हर चीज को पूछते हैं। तो हमें क्या होता है, बच्चों को कैसा देना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग देना चाहिए, ताकि जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे को दिक्कत है वो क्या करे, पूछे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रिटिकल थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, समालोचनात्मक चिंतन। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो बच्चा क्या करे, बच्चे को यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आपका ब्रेन में है, जिनकी बच्चा क्या करे, नए नए चीज़ों को उसमें नए नए चीज़ों को सोचे, तर्क करे, डिबेट करे, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा उसके प्रति वो नए नए चीज़ों को अपना डिस्कशन करे, डिस्कवरी करे, तो उनके दिमाग में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। इसके बाद देखिए मेटा कॉग्निशन, ये आपके एग्जाम में पूछता है। मेटा कॉग्निशन को पारा संज्ञान भी बोलते हैं, अधिसंज्ञान। मेटा कॉग्निशन क्या है कि अपने ही सोच के बारे में सोचना क्या कहलाता है, मेटा कॉग्निशन कहलाता है। यानी कि जो चीजें हम सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं, दोबारा से अपनी सोच के बारे में सोचना मेटा कॉग्निशन कहलाता है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। तो हमें मेटा
कॉग्निशन के बारे में भी बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या बोलते हैं? अपसारी सोच। अपसारी सोच यानी कि बच्चा क्या करे, एक क्वेश्चन का जवाब अनेकों जवाब दे, बहुत सारे इसके जवाब सोचे अपने दिमाग में, ठीक है, एक क्वेश्चन का अनेकों जवाब दे, यानी कि बच्चों का क्या है, अपसारी सोच होना चाहिए, ठीक है, सीमित सोच नहीं होना चाहिए, अपसारी सोच बच्चों में होना चाहिए। बच्चा ब्रेन स्टॉर्मिंग करे। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग भी आपके एग्जाम में आता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग को क्या बोलते हैं? विचार मंथन, यानी कि आपके दिमाग में नए चीजों का विचार उत्पन्न हो, और बच्चा नए चीजों का अनेक विचार आएंगे, मन में बहुत नए नए विचार आएंगे, तो बच्चा अपनी समस्या को समाधान कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग को हमें बढ़ावा देना है। इसके बाद देखिए, जब बच्चे में नए नए चीजें दिमाग में सोचने लगेगा, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज से हटकर नॉन एग्जाम्पल यानी कि गैर एग्जाम्पल भी बच्चा देना शुरू कर देगा, ठीक है। जो चीज है उससे हटकर भी अलग अलग, जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज है आपके सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में उसका एग्जाम्पल दिया है, तो बच्चा अपने से उससे रिलेटेड ना गैर एग्जाम्पल भी देना शुरू करेगा, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों को बच्चों में बढ़ावा देना है। क्या देना है? बच्चों में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना, ताकि बच्चा क्या करे, स्वयं से पूछताछ करे, यानी कि अन्वेषण आधारित अधिगम, खोज आधारित अधिगम, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, बच्चों में संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। मेटाकॉग्निशन, बच्चा जो सोचा है उसके बारे में भी बच्चा सोच सके, क्या हम सही सोचे हैं, यानी कि बच्चों में मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देना है। जब हम मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा दे देंगे, तो बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी, एक प्रॉब्लम की अनेकों सोल्यूशन वो निकालना शुरू कर देगा। जब वो अनेकों सोल्यूशन निकालना शुरू करेगा, तो यानी कि जाहिर सी बात है, उसके दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, विचारों का उथल पुथल होगा, नए नए विचार आएंगे, नए नए विचार आएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, किसी भी समस्या को उसको क्या करेगा, समाधान करने की कोशिश करने लगेगा। जब समस्या समाधान करेगा, तो उसमें क्या करेगा, एग्जाम्पल के साथ साथ वो गैर एग्जाम्पल देना भी शुरू कर देगा। तो देखिए, ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, अगर ये ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा, ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो वर्ड को बस आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जैसे कि नॉन एग्जाम्पल की बात करें, गैर एग्जाम्पल, तो टीचर को पढ़ाते वक्त भी गैर एग्जाम्पल देना चाहिए, ठीक है। जो जो ये वर्ड है ना, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस है, तो वो वर्ड क्या है, सही होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, तो हमें बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बच्चे को हमें वेदन और अभ्यास, बार बार एक ही चीज का अभ्यास नहीं करवाना चाहिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, तो देखिए, मान लेते हैं एक कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, केवल एक ही सोल्यूशन है। जैसे कि मान लेते हैं कोई पूछा कि सूर्य कहाँ से उगता है, ठीक है, तो अब उसका है, तो बस सभी बच्चे एक ही उत्तर देंगे कि सूरज आपका पूरब से उगता है। उतना भी कोशिश कर लीजिएगा, सबका एक ही उत्तर रहेगा। तो उस तरह की सोच बच्चों में डेवलप नहीं करनी, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं करनी है कि सबका जवाब बच्चा एक ही तरह से दे। हमें क्या करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ा देना। कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का अनेकों जवाब हो। और कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम लोग क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही जवाब हो, एक समस्या का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। तो हमने इसे कैसे याद करवाया था? सी फॉर कन्वर्जेंट और सी फॉर क्लोज, ठीक है, ऐसे याद करवाया था, आपको पढ़ा दिया है। तो बच्चों में हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग का बढ़ावा नहीं देना है, हमें बच्चों में कौन सा बढ़ावा देना है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का, ठीक है, हमें बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है। देखिए, बच्चों का दिमाग क्या है, ब्लैंक स्लेट नहीं होता है। क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कि बच्चों का दिमाग क्या है, ब्लैंक स्लेट है, यानी कि कह सकते हैं खाली स्लेट है, कोरी पटिया है। तो देखिए, बच्चों का दिमाग खाली स्लेट की तरह नहीं होता, बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ भरा रहता है, ठीक है। तो ये ब्लैंक स्लेट बच्चों के दिमाग में नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। बच्चों को हमें देखिए लिमिट नहीं करना। लिमिट की मतलब बात करें, देखिए सीमित नहीं रखना है, पर मैंने नहीं लिखा है लिमिट का। लिमिट का मतलब होता है सीमित। बच्चों को हमें सीमित नहीं रखना है कि ये बस इतना ही कि आगे तुम नहीं जा सकते हो। उसे बच्चों को सीमित नहीं रख सकते, ना ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड, ये आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेंगे। जहां भी आपको स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकृत दिखे ना, तो ऑप्शन आपका गलत है। कैसे? देखिए, मानकीकृत आपका हो जाएगा, पाठचर्या की बात करें, देखिए सबसे पहले मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज आपका करिकुलम हो गया, स्टैंडर्डाइज आपका टेस्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज आपका पेपर हो गया, स्टैंडर्डाइज आपका असेसमेंट हो गया, यानी कि आकलन हो गया। तो जो अगर ये सब वर्ड आपके ऑप्शन में दिए रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखते हैं, जहां भी आपको मानक वर्ड दिख जाए, मानक पाठचर्या, मानक पेपर, मानक टेस्ट, मानक आकलन, मानकीकृत, तो ये सब ऑप्शन क्या करेंगे? ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, देखते ही काट दीजिएगा। स्टैंडर्डाइज की बात करें, तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं अभी दिवाली चल रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े लाइट कैंडल अपने घरों में लगाते हैं। तो छोटा बच्चा, मान लेते कोई गरीब का बच्चा है, तो पूछेगा मम्मी वो लोग ऐसे खरीदे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो लोग स्टैंडर्ड के लोग हैं, इस स्टैंडर्ड के ऊपर आते हैं। स्टैंडर्ड मतलब देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए कि मान लेते ये एक लाइन, ठीक है, इस लाइन के नीचे जो भी बच्चे कह रहे, जो भी लोग आते हैं, मान लेते हैं वो पुअर फैमिली के होते हैं, ठीक है।
वो लोग पुअर फैमिली के होते हैं, और इस लाइन के ऊपर जो लोग आते हैं वो क्या होता है, रिच फैमिली के होते हैं। ठीक है, तो ये जो पैमाना बांधा हुआ है ना, ये जो लाइन है यही क्या है, स्टैंडर्डाइज है, यानी कि एक मानक बना है कि इसके ऊपर जो लोग आएंगे वो अमीर होंगे और इसके नीचे लोग आएंगे वो गरीब होंगे। अगर हम इस स्टैंडर्डाइज को हटा दें तो कौन गरीब और कौन अमीर, बात ही खत्म। ठीक है, तो यही है आपका स्टैंडर्डाइज। तो हमें एग्जाम में अगर स्टैंडर्डाइज आपको मानकीकृत दिखे कहीं भी, मानकीकृत आपका करिकुलम पाठ्यचर्या हो गया, टेस्ट हो गया, पेपर हो गया, असेसमेंट हो गया, तो वो भी सभी चीजें क्या होती है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो वर्ड है यहाँ पर निगेटिव है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर दिया है इरर मिसकंसेप्शन। तो इरर और मिसकंसेप्शन का हिंदी होता है त्रुटियां, और त्रुटि और भ्रांतियां, कमियां। देखिए बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा कैसे। जैसे कि आप लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपसे कोई गलती हुआ है, तब क्या कहते हैं, कान पकड़ रहा है, उसके बाद गलती नहीं होगा, यानी कि आपने उस गलती से कुछ सीखा है। तो बच्चा भी तो वही है, बच्चा तो अलग नहीं है। तो बच्चों की गलतियां, बच्चों की त्रुटियां, भ्रांतियां, कमियां जो भी है, उसे क्या करना है, उसे हमें निगेटिव नहीं लेना है, वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं, बच्चों में कमियां नहीं होगी तब तक वो सुधार करेगा नहीं। और भ्रांतियां की बात करें, मिसकंसेप्शन की बात करें, तो देखिए बच्चे अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट बना लेते हैं, भ्रांतियां बना लेते हैं। तो टीचर को क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको गलत काट देना, हमें उसे समझाना है। ठीक है, भ्रांतियां बच्चों की बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आए, मिसकंसेप्शन। तो देखिए ये हो गया बच्चा, यहाँ पर क्या, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद से करके जब तक नहीं सीखेगा तब तक बच्चा सीख नहीं सकता। बच्चों को खुद से करने के लिए दिया जाए लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा खुद से करने लगेगा तो जो चीजें वो सीखा है वो उसका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, यानी कि लर्निंग क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। देखिए यहाँ पर बात करते हैं मिसकंसेप्शन, यानी कि भ्रांतियों की बात करें। भ्रांतियां क्या होता है, तो सपोज कीजिए कि मान लेते हैं चंदा मामा है। ठीक है, तो बच्चे के मन में क्या है कि वो मेरे मामा है, चंदा। कोई भी इसे पूछेगा ना तो जाकर कहेगा देखो जो चंदा दिख रहा है ना, मेरे मामा है। मम्मी बोली चंदा मामा है। मतलब इस तरह के जो उसके दिमाग में भ्रांतियां हैं वो बच्चों के हमें निगेटिव वे में नहीं लेना। ठीक है, ये भी होना बहुत जरूरी है। तो इरर्स, मिसकंसेप्शन, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये सभी क्या है, ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखिए उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो देखिए हमें बच्चों को स्कोर के लिए नहीं पढ़ाना है। बहुत सारे माता पिता क्या होते हैं बच्चों को कि अरे तुम्हारा 90 है, 90 क्यों है, इससे तुम्हारा 2 नंबर कम क्यों है, स्कोर ज्यादा क्यों नहीं है, इतना कम स्कोर क्यों है। बहुत सारा रिजल्ट आते ही बहुत माता पिता के दिमाग बहुत घूमने लगते हैं, तरह तरह के बच्चों को सुनने को मिलता है। तो हमें बच्चों को कभी भी स्कोर के लिए नहीं पढ़ाना है, अच्छे ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाना है कि चलो अब मेरा बच्चा का अच्छा ग्रेड आया तो बस वो ठीक है पढ़ने में। तो हमें अच्छे ग्रेड के लिए भी नहीं पढ़ाना है। ऐसा भी नहीं है कि चलो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि इसमें अच्छा से पढ़ा दे ताकि वो नेक्स्ट क्लास में चला जाए। तो हमें बच्चों को नेक्स्ट क्लास में भी भेजने के लिए नहीं पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट या फिर कॉमर्शियल। देखिए रोजगार और व्यवसाय के लिए, मान लेते हैं ऐसा भी नहीं कि हम अभी बच्चे को पढ़ा दे रहे आगे जाकर बच्चा नौकरी करे, जॉब करे, पैसा करे, कोई उसको कोई ना कोई व्यवसाय मिल जाए इसलिए बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ तक हम बीए कर लेते हैं ताकि हमको कोई ना कोई व्यवसाय मिल जाए। तो हमें इन सब चीजों के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है। कोई भी व्यवसाय, रोजगार के लिए नहीं पढ़ाना है, स्कोर के लिए नहीं पढ़ाना है, बच्चों को किसी ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाना है, नेक्स्ट क्लास में भेजने के लिए नहीं पढ़ाना है। एम्प्लॉयमेंट या फिर कमर्शियल की बात करें, रोजगार और व्यवसाय के लिए भी हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव को शिक्षा दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। डिफरेंशिएट, देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं कि विभिन्न निर्देश की बात करें। देखिए हमें क्लास में कैसा इंस्ट्रक्शन देना है, तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देना सभी बच्चों को। कैसे, तो मान लेते हैं क्लास में सभी बच्चे क्या है, वे मतलब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता है। तो हम मान लेते हैं बच्चे को अलग अलग विभिन्नता इंस्ट्रक्शन देंगे तो सबके अकॉर्डिंग देंगे। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं हम सभी बच्चों को बोले कि चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सब मैथ बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सब मैथ बनाओ। तो अब मान लेते जो बच्चा मैथ में कमजोर है तो वो तो नहीं बना पाएगा, और हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ये सबको बना। तो हमें क्या करना है, बच्चों को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देना है। जो बच्चों को मैथ नहीं आता है उसके अकॉर्डिंग हमें देना है कि ठीक है तुमसे ये नहीं बनता तो ये वाला मैथ बनाओ। लेवल के अकॉर्डिंग देना है कि मान लेते, लेवल नहीं समझिए कि कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों मान लेते हैं कोई उसमें तेज बच्चा है, कोई कमजोर बच्चा है, तो ठीक है, तो हमें इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, अलग अलग देना है। जो तेज है उसके लिए अलग दो, जो कमजोर है उसे कुछ अलग सिखाओ। ठीक है, तो हमें इस तरह से क्या करना है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देना है। देखिए डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, क्लास में बहुत सारी आपको विविधता भी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे क्या है एक दूसरे से अलग है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसके बाद बात करें, देखें
जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि लैंगिक असमानता, हमें बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। भेदभाव की बात करें, बहुत तरह के भेदभाव हो जाते हैं। जेंडर की बात करें लैंगिक, तो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना है कि ठीक है लड़की मैथ में कमजोर होती है तो लड़की मैथ नहीं बनाएगी, लड़का मान लेते हैं खेल में क्रिकेट खेलने में तेज है तो लड़का सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। तो इस तरह का हमें भेदभाव बच्चों के बीच नहीं कराना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मान लेते हैं स्कूल में कोई प्रोग्राम है और बेंच को साइड करना, तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि लड़कियों से बेंच साइड नहीं होगा, लड़कों को बुला। तो ये जो भेदभाव है ये भेदभाव नहीं करना, लैंगिक असमानता नहीं रखना है बच्चों में। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें, हमें बच्चों का प्रत्यक्ष इंस्ट्रक्शन नहीं देना, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, ठीक है। हमें कैसे देना है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देना है। तो देखिए बच्चों के साथ हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। देखिए बच्चों को हमें हर चीज़ लचीला प्रदान करना है, फ्लेक्सिबल रखना है, बच्चों से रिलेटेड हर कुछ को फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें बच्चों को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग देना ताकि बच्चा पूछताछ कर सके, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, समालोचनात्मक सोच को। इसके बाद मेटा कॉग्निशन, देखिए जो होता है कि बच्चा अपनी सोच के बारे में सोचे, उससे मेटा कॉग्निशन कहते हैं। बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी सोच है, एक प्रॉब्लम के अनेकों सोल्यूशन बच्चा सोच सके। जब बच्चा एक प्रॉब्लम के अनेकों सोल्यूशन सोचेगा तो उसके दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, यानी कि नए नए विचार आएंगे और वो अपनी समस्या को समाधान करेगा। जब अपनी समस्या को समाधान करेगा तो एग्जाम्पल के साथ साथ गैर एग्जाम्पल भी देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों की गलतियाँ, मिसकंसेप्शन और जो गलतियाँ है, त्रुटियाँ है, भ्रांतियाँ हैं, इन सबको हमें सही मानना है, ठीक है। बिना गलती के कोई ऐसा नहीं कि जिंदगी में धरती पर कोई लोग आया और वो बिना गलती का ही जीकर चला गया, सभी के साथ गलतियाँ होता है। तो बच्चों की गलतियाँ, मिसकंसेप्शन, ये सभी को क्या करना है, निगेटिव नहीं मानना है, पॉजिटिव मानना है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा। लर्निंग आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी, याद रखिएगा बच्चों में समावेशी शिक्षा देना है, बच्चों के बीच इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी देना है और डाइवर्सिटी, देखिए क्लास में विभिन्नता डाइवर्सिटी तो होता ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों को हमें कठोर, बच्चों का यहाँ पर रिजिड लिखा है, कठोर नहीं बनाना है, कोई भी चीज़ आपको बच्चों से रिलेटेड कठोर नहीं होना चाहिए। बच्चों को हम बार बार ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी कि बार बार अभ्यास करने के लिए चीज़ें नहीं देंगे। अभिसारी सोच की बात करें तो देखिए बच्चा को बीच अभिसारी सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए ताकि बच्चा एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन सोचे, ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं देना है। बच्चों के दिमाग को खाली ब्लैक स्लेट नहीं मानना है, कोरी पटिया नहीं मानना है, ठीक है। लिमिट की बात करें तो बच्चों को हमें सीमित नहीं रखना है, बच्चा कभी लिमिट नहीं रह सकता है, लिमिट में कोई रहता है, ठीक है, नहीं रहेगा। इसके बाद स्टैंडर्डाइज की बात करें तो वही मानकीकृत, आपका पटचर्या, करिकुलम, टेस्ट, जो भी चीज़ें आगे मानकीकृत वर्ड लग गया, स्टैंडर्ड लग गया तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों को स्कोर, ग्रेड, नेक्स्ट क्लास या फिर रोजगार व्यवसाय के लिए हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ठीक है। ये सभी वर्ड आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए जेंडर इनक्लूसिव, बच्चों के बीच भेदभाव नहीं रखना है, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो इन सब जो लैंगिक भेदभाव उसको नहीं बनाए रखना है, हमें बच्चों को डायरेक्ट निर्देश नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ और वर्ड। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड है तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बस जो चीज़ मान लेते हैं आपका ऑप्शन है ड्रिल एंड प्रैक्टिस दिया, देखते ही काट दीजिए, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं स्कोर के लिए बच्चों को दिया, देखते ही काट दीजिए। मान लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग दिया तो हाँ ये ऑप्शन सही है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछे तो हाँ ऑप्शन सही है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को सही करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये सब आपके टाइम भी बचाएंगे। चलिए कुछ और भी है उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। देखिए हमें क्या करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देना। हमने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, यानी कि बच्चों का पढ़ाई के दौरान ही आकलन, यानी कि हम पढ़ाते जा रहे हैं और बीच बीच में आपसे पूछते जा रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको हम बताते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, यानी कि पढ़ाई के दौरान उनका आकलन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं समेटिव असेसमेंट। हमें समेटिव असेसमेंट को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, योगात्मक आकलन, ये साल के अंत में होने वाला आकलन है। जैसे कि आपको पेपर और पेन दे दिया जाता है फाइनल एग्जाम में, और आपको क्या करना है, बच्चा क्या करता है, अगर पेपर में लिखता है तो समझिए कि बच्चा पास पढ़ा हुआ है, जो नहीं लिखता है समझिए कि बच्चा ने नहीं पढ़ा है। उनका आकलन इस तरह से होता है। तो हमें समेटिव असेसमेंट को बढ़ावा नहीं देना है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ का मतलब हमने क्या बताया था, का होता है, यानी कि साल का अंतिम एग्जाम, ठीक है। और ये कैसा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। हमने कैसे बताया था कि 4 से फॉर्मेटिव 4 से 4 होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेटिव
असेसमेंट किसको करता है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को करता है और हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ हमें मदर टंग को बढ़ावा देना है, बच्चों की मातृभाषा को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो भले ही उसे सब्जेक्ट का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा का नॉलेज रहता है। अगर कोई भी चीज उसके मातृभाषा में आप समझाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है, मदर टंग को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज यानी कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। अगर मान लेते ये क्लासरूम में है और अलग अलग जगह से बच्चे हैं और सबकी अलग अलग भाषा है, तो सभी बच्चे एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे और तरह तरह की भाषा को जानेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, बहुभाषिकता को भी बढ़ावा देना। ठीक है, हमारा जो क्लास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि क्लास आपका लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं रियलिया क्या होता है। देखिए रियलिया एक इंपॉर्टेंट है, रियलिया आपका ये भी पॉजिटिव टैगवर्ड है। रियलिया मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि वास्तविक वस्तुएं होता है। हमें बच्चों को वास्तविक वस्तुएं लेकर जाकर क्लासरूम में जाना चाहिए और उससे बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए रियलिया क्या होता है। इसके बाद आपने यहाँ पर देखा, देखिए यहाँ पर देखिए मास्टरी ओरिएंटेड की बात करें। मास्टरी ओरिएंटेड क्या होता है, महारत उन्मुख। हमें बच्चों को इस तरह से शिक्षा देना है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में क्या करें, मास्टरी ओरिएंटेड रहे। ठीक है, महारत हासिल कर ले, यानी कि उसमें कहीं से भी बच्चों को पूछे तो वो उसके बारे में अच्छी डीप नॉलेज रखता हो। हमें क्या होता है, बच्चों में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या फिर फेलियर अवॉइडेंस की शिक्षा नहीं देनी है। बच्चों को इस तरह से नहीं पढ़ाना है कि बच्चा दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए क्या करे, अपना प्रदर्शन दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है कि देख लो इस बार हम इतना ला देंगे, सीटेट में 150 में 149 नंबर ला लेंगे, हम तुमको दिखा देंगे। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, परफॉर्मेंस के लिए नहीं पढ़ाना है, पढ़ना है। और साथ ही साथ देखिए फेलियर एविडेंस, यानी कि असफलता से बचा। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि ठीक है ये भगवान मेरा बस 82 नंबर आ जाए, हम बस फेल ना हो। ठीक है, वो इसलिए पढ़ते हैं कि बस मेरा 82 नंबर आ जाए, हम फेल ना हो, बस इतना हो जाए। तो हमें इसलिए भी बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, ना तो फेल होने से बचने के लिए, ना किसी दूसरे को दिखाने के लिए। हमें बच्चों को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, किसकी शिक्षा देनी चाहिए, तो मास्टरी ओरिएंटेड, बच्चा उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर ले, ताकि उसे कभी भी जिंदगी में अगर उस सब्जेक्ट को क्या करे, अप्लाई कर सके, उसका यूज कर सके। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। तो प्रत्येक बच्चा में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। बच्चा, सभी बच्चों का मोटिवेशन एक जैसा नहीं होगा, सभी बच्चों को एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं मिलता, सभी की हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम अलग अलग होगा, सभी की रुचि अलग होगा, आईक्यू स्कोर अलग होगा, कोई बच्चा तेज होगा, कोई कमजोर होगा, किसी को कुछ में दिक्कत होगा, किसी को कुछ में दिक्कत होगा। तो ये क्या होता है, सभी बच्चों क्या होता है, सभी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक रूपता। हम बच्चे को क्या करें, एक रूप, सभी को एक जैसा मानकर नहीं चलना। हमें मानना है कि सभी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, तो सभी के लिए हम अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है मीन्स एंड एनालिसिस। ये क्वेश्चन में आपके आता है, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब देखिए क्या होता है, एनालिसिस और आपने सिंथेसिस पढ़ा है, एनालिसिस सिंथेसिस आपने पढ़ा। देखिए एनालिसिस क्या होता है कि कोई भी बड़ी समस्या उसको हम टुकड़ों में तोड़कर समाधान कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, मीन्स एंड्स एनालिसिस होता है। किसी भी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर उस समस्या का समाधान करना ही मीन्स एंड एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए एनालॉजिकल क्या होता है। एनालॉजिकल मतलब होता है कि मान लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम से मिलती जुलती समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, तो वो होता है एनालॉजिकल। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं आपका सीटेट का एग्जाम है। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, तो हम इसका समाधान कैसे, इस प्रॉब्लम को हम एक अलग से समाधान कर रहे हैं कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो क्या होता है कि हम मिलती जुलती समस्या, जो हमें समस्या है उस समस्या से मिलती जुलती समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एनालॉजी होता है। लेकिन एनालिसिस क्या होता है कि हम किसी बड़ी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर उसका समाधान कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एनालिसिस होगा। ठीक है, हमें कोई भी बच्चों को शिक्षा देना है तो मीनिंगफुल देना है, ऐसा नहीं कि मीनिंगलेस कुछ भी पढ़ा दे, ऐसा नहीं है, हमें मीनिंगफुल शिक्षा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कॉन्टेक्चुअल यानी संदर्भ रहित। समझिए कॉन्टेक्चुअल संदर्भ रहित क्या होता है कि मान लेते हैं अभी आपका सीटेट का एग्जाम है और हम आपको बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, संदर्भ से हट कर हो गया। तो हमें क्या करना है, नहीं, हमें संदर्भ रहित शिक्षा देना है। मतलब सीटेट का एग्जाम है तो आपको सीटेट से रिलेटेड चीजें ही पढ़ानी है। ठीक है, बच्चों को हमें कहाँ ले जाना है, फील्ड ट्रिप पर ले जाएंगे। तो वहां पर बच्चा क्या करेगा, सभी चीजों को अवलोकन करेगा और उससे जो फील्ड ट्रिप पर जाएगा तो उससे बच्चों को क्या करेगा, अनुभव मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है, बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाना चाहिए, बच्चों को ऑब्जर्वेशन मेथड को बच्चों में बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ बात कर देखें, हमें बच्चों में रिस्पॉन्स सेट, फंक्शनल फिक्सनेस को बढ़ावा नहीं देना है। कहीं भी आपको रिस्पॉन्स सेट आ जाए, फंक्शनल फिक्सनेस आ जाए, तो इन चीज को बढ़ावा नहीं देना। देखिए फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब क्या होता है कि कार्यात्मक स्थिरता, मतलब किसी कार्य को हम बस एक ही तरीका से फिक्स कर लिए कि हम कुछ भी हो जाए ये तरीका वो अपनाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि
आपको सीटेट मान लेते हैं हर बार सीटेट का एग्जाम आ रहा है और मात्र आप 10-15 क्वेश्चन हर बार याद करके जाना है, बार बार सीटेट फेल हो रहा है, लेकिन बार बार क्या करेंगे हम ये तरीका अपनाएंगे तो क्या पास होंगे? नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल फिक्सनेस या रिस्पॉन्स सेट का मतलब यही होता है कि कार्यात्मक स्थिरता, किसी काम को करने के लिए बस हम एक ही चीज को यूज कर रहे हैं तो वो चीजें हमें नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें मीनिंगलेस शिक्षा बच्चों को नहीं देना है, हमें कैसी शिक्षा देनी है? तो मीनिंगफुल शिक्षा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेटिव नॉलेज, कहीं भी आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज आए जिसका मतलब क्या होता है? घोषणात्मक ज्ञान होता है, ठीक है। तो देखिए घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? तथ्यों पर आधारित होता है, फैक्ट पर आधारित होता है, तो हमें घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव नॉलेज को बढ़ावा नहीं देना है। इसके बाद बात करें देखिए डी कॉन्टेक्चुअल मतलब क्या होता है? असंदर्भ रहित। देखिए असंदर्भित या फिर गैर संदर्भित है, यही बात है। असंदर्भित या गैर संदर्भित क्या होता है कि हम जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कॉन्टेक्चुअल संदर्भित, जैसे कि सीटेट का एग्जाम है तो हम सीटेट से रिलेटेड ही चीजें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करता है डी कंचुअल यानी कि असंदर्भित और गैर संदर्भित, यानी कि सीटेट के एग्जाम में और हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो ये क्या होता है? हमें बच्चों को गैर संदर्भित असंदर्भित शिक्षा नहीं देना है, ठीक है, नहीं पढ़ाना है। इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर इक्विटी, इक्विटी और इक्विलिटी की बात करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है समता और इक्विलिटी का मतलब होता है समानता। अगर आपको कहीं दिखे कि आपको इक्विटी को बढ़ावा देना है या फिर इक्विलिटी को बढ़ावा देना है, तो आपको हमेशा याद रखना हो कि हमें क्या करना है? इक्विटी का बढ़ावा देना है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? समता होता है, ठीक है। देखिए इक्विटी का मतलब देखिए समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये एक बाउंड्री है, ठीक है, और इधर आपका मैच चल रहा है, ठीक है, इधर आपका क्या चल रहा है? मैच। यहाँ पर एक बड़ा बच्चा है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा बच्चा है, एक ऐसे छोटा बच्चा है, ठीक है, और इस बाउंड्री के पार मैच चल रहा है और सबको देखना है, तो हम क्या करेंगे कि ये तो बड़ा बच्चा आराम से देख ले रहा है और ये छोटा बच्चा बस इस बाउंड्री के इतना ही आ रहा है, तो हम उसको एक छोटा सा स्टूल दे देंगे, तो स्टूल पर चढ़ेगा तो ये भी ऊपर देखने लगेगा। इस छोटे बच्चे को हम क्या करेंगे? 2 स्टूल दे देंगे, 2 स्टूल देंगे तो ये बच्चा भी बाउंड्री को उस पर देखने लगेगा। यानी कि हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पर इक्विटी यानी कि समता का यूज कर रहे हैं। जो बच्चों की जैसी आवश्यकता होगी उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम उस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं? इक्विटी कर रहे हैं, समता। इक्विलिटी की बात करें, समानता की बात करें कि सभी बच्चों को चुपचाप एक एक स्टूल धरा दे, मान लेते ये भी नहीं देख पा रहा है, ये भी नहीं देख पा रहा है और ये बच्चा देख रहा है, तो हम क्या करेंगे? सभी बच्चों को एक एक स्टूल धरा देंगे। तो जब एक स्टूल धराएंगे तो ये तो बच्चा देख लेगा लेकिन ये नहीं देख पाएगा। यानी कि समानता का मतलब है कि हम सभी लोगों को समान चीजें देकर काम खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इक्विटी की बात कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, जिसको जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इक्विटी को बढ़ावा देना, ना कि इक्विलिटी को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब क्या होता है? रचनावाद। हमें रचनावाद को बढ़ावा देना है। आपको क्वेश्चन में हमेशा ये देगा तो हमें याद रखिएगा कि आपको रचनावाद को बढ़ावा देना है। आपको बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। व्यवहारवाद को बढ़ावा ना देकर हमें किसको बढ़ावा देना है? तो रचनावाद को बढ़ावा देना है। इसके बाद बात कर रहे हैं देखिए कोलेब्रेशन एंड क्या लिखा हुआ है? कॉपरेशन, यानी कि हमें बच्चों में सकारात्मक और सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि बच्चा एक दूसरे को हेल्प कर सके, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी यानी कि बढ़ती हुई क्षमता, बढ़ती हुई क्षमता को हमें बढ़ावा देना। व्यू ऑफ एबिलिटी, इसको याद रखिएगा। इंक्रीमेंटल, ये नए नए वर्ड है आपके जो टैगवर्ड में आ रहे हैं। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, इसको आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि हमें बच्चों में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है। साथ ही साथ देखिए एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, आपको दो ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। एक देगा इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी और एक देगा एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी का मतलब होता है कि क्षमता का इकाई सदृश, मतलब एक ही दृश्य है क्षमता का, और यहाँ पर होता है इंक्रीमेंटल मतलब क्या होता है? बढ़ती हुई क्षमता। तो आप कौन सा ये करेंगे? क्या एक ही क्षमता रहेगा या फिर बढ़ती हुई क्षमता? तो आपको याद रखना है कि बढ़ती हुई क्षमता। इंक्रीमेंटल जाएगा, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी रहेगा तो वो पॉजिटिव हुआ, और एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी हुआ तो वो होगा आपका निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेंडर वाइज और स्टीरियोटाइप आता है। तो जेंडर वाइज मतलब क्या होता है? लिंग भेद होता है, हमें बच्चों में लिंग भेद नहीं करना है। और साथ ही साथ जेंडर स्टीरियोटाइप को होता है कि लैंगिक रूढ़िबद्धता, ठीक है। लैंगिक रूढ़िबद्धता का मतलब होता है कि जो पहले से सदियों से चली आ रही जो धारणा है कि मान लेते हैं लड़कियां बाहर जॉब नहीं करेंगी, लड़के ही बाहर जॉब करेंगे, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, तो ये जो पहले से चली आ रही है धारणा होता है, इसको हमें बढ़ावा नहीं देना है। यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना है, जेंडर बाइस को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये रहे आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैगवर्ड। आपने बहुत सारे टैगवर्ड देखे, अगर ये सभी टैगवर्ड आपके मुंह पर रहेंगे, जबानी याद रहेंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा कि अच्छा रिस्पॉन्स सेट है यानी कि निगेटिव है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ये निगेटिव है, बच्चों को परफॉर्मेंस नहीं बनाना तो गलत होगा। मान लेते हैं आपका आ गया मास्टर ओरिएंटेड, ओ ये पॉजिटिव है, तो आपको ये ऑप्शन सही कर देना है, ठीक है।
तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सब को ध्यान में रखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगा रहे हैं तो इन सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए टाटा, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।